दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव, क्या बीजेपी हार सकती थी? बहुमत तो मिला नहीं, लेकिन 240 सीटें जो मिली, क्या वह भी नहीं मिल पाती? क्या वाकई यह संभव था कि उसके बाद हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, इन तमाम जगहों पर बीजेपी चुनाव हार जाती या फिर गठबंधन के साथ उसकी सरकार बन ही नहीं पाती? क्या यह वाकई संभव लगता है आपको? यह सवाल आज इसलिए बड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल पहुंची। उस पीआईएल में बहुत साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग कोई भी गलती कर दे, चुनाव आयोग का कोई भी फैसला विवादों में आ जाए, तो भी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त बेफिक्र रहें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। यानी इस देश के भीतर कभी किसी प्रधानमंत्री ने किसी भी संस्थान विशेष को, किसी भी अधिकारी विशेष को ऐसे अधिकार दिए ही नहीं कि वह गलती करे, उस फैसले पर विवाद हो और बावजूद इसके वह रिटायर हो जाए, रिटायर होने के बाद कितना भी जीवन जी ले और उसके बाद इस देश में राजनीतिक सत्ता बदल जाए और जो नई राजनीतिक सत्ता आए, जब वह पुराने दस्तावेजों को टटोले और पलटे और उसे लगे कि उस अधिकारी ने, उस संस्थान ने उसके रहते हुए इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर दिया, तो भी उसे सजा होनी नहीं चाहिए। यह वाकई आश्चर्य लग सकता है, लेकिन इतना ज्यादा अधिकार देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह वाकई सरकार को इसका एहसास था? प्रधानमंत्री मोदी जानते थे 2024 का चुनाव उनके लिए जीवन मरण का सवाल होगा, इसीलिए 400 पार का नारा दिया गया और बात 240 पर आकर अटक गई। और उसके बाद जो जो हुआ, इस देश के भीतर विपक्षी राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, चुनाव आयोग ने कभी कोई जवाब दिया नहीं। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने तो बाकायदा दस्तावेजों के आश्रय चुनाव आयोग से सवाल किए और पूछा भी कि इन दस्तावेजों को आप नकारते हैं क्या? ये तमाम दस्तावेज तो आप ही के हैं। लेकिन चुनाव आयुक्त ने कोई जवाब देने की कोई कोशिश नहीं की और उस दिशा में कोई रुचि भी नहीं दिखलाई। यह ताकत कहां से मिल गई? और इस ताकत का जिक्र आज इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जब यह मामला आया तो उसको भी समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। आनन फानन में उसने कहा, हम नोटिस भेज देते हैं, चुनाव आयोग को नोटिस भेज देते हैं, केंद्र सरकार को नोटिस भेज देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अपील कर रहा है, उसने कहा यह जो प्रावधान है, इस प्रावधान पर आप तुरंत रोक तो लगाइए। यह पूरा प्रावधान है क्या? और क्या वाकई जब कानून बन रहा था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, उस वक्त यह प्रावधान था? जानकर आपको हैरत होगी कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए पीआईएल में खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो संसद में बिल रखा गया उसमें यह प्रावधान था ही नहीं। यानी इस बात का जिक्र ही नहीं था कि इलेक्शन कमिश्नर को हर अपराध से मुक्त किया जा रहा है। वो क्या सिलसिला था? आज अदालत के भीतर क्यों ऐसा लगा कि दरअसल चीफ जस्टिस भी समझ नहीं पा रहे हैं अब क्या करें, सिवाय नोटिस जारी करने के वह कुछ कर नहीं पाए। सामने से जो भी गुहार लगाई गई वो खामोश रहे। इन दस्तावेजों के हर पन्ने को खोला जाए उससे पहले हमें लगता है कि आपको पिछले महीने लोकसभा में जब राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन और वोट चोरी को लेकर कह रहे थे तो उन्होंने खुले तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाया था कि दरअसल इस सरकार ने चुनाव आयोग को जो इम्यूनिटी यानी जो माफी दे रखी है, उसके बाद तो बड़ा मुश्किल होगा कि इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई कभी हो ही नहीं। ऐसा तो इस देश के कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपने कालखंड में कभी नहीं किया होगा। यह बात उस वक्त आई गई हो गई,
लेकिन जिस पीआईएल का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें जो शब्द लिखे गए हैं वो इसलिए हैरान करने वाले हैं क्योंकि वह इंडिकेट करते हैं कि सरकार को इस बात का एहसास था कि वह चुनाव हार सकती है। चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका बड़ी होगी और चुनाव आयोग ही यह सोच ले और तय कर ले कि सत्ता को चुनाव कैसे जिताना है। इसकी एवज में सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या लिखा गया, कब लिखा गया, कैसे यह जुड़ गया, कैसे यह अधिकार मिल गया? आइए इन जरा परिस्थितियों को एक क्षण के लिए हर पन्ने दर पन्ने खोला जाए। उससे पहले हमें लगता है राहुल गांधी जिस बात का जिक्र संसद में कर रहे थे उसे पहले सुन लीजिए। No prime minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. तो राहुल गांधी जिस वक्त पार्लियामेंट के भीतर चुनाव आयोग को दी गई राहत का जिक्र कर रहे थे और ऐसी इम्यूनिटी जो इस देश के भीतर संविधान निर्माताओं ने भी न्यायाधीशों को नहीं दी और संसद ऐसा संरक्षण दे ही नहीं सकता है और किसी उच्च अधिकारियों को यह विशेषाधिकार मिल ही नहीं सकता है, बावजूद इसके चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या कहें इलेक्शन कमीशन, उसको यह राहत कैसे मिल गई और किस तर्ज पर मिल गई? इसके हर पन्ने को जब आप पकड़ना शुरू कीजिएगा तब आप समझ पाएंगे क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का एहसास था कि वह इस देश में चुनाव हार जाएंगे और क्या इसीलिए इलेक्शन कमीशन को यह ताकत दे दी गई? क्योंकि इस मामले की शुरुआत ही इस बात को लेकर होती है कि 2 मार्च 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर यह कहा कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, विपक्ष के नेता की मौजूदगी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी होगी। यही वो पैनल है जो किसी भी चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखने को लेकर है और उसमें चुनाव आयुक्त अगर हर दृष्टि से स्वतंत्र और हर दृष्टि से सबकी सहमति के साथ नजर नहीं आएगा तो फिर मुश्किल होगी। और इसीलिए यह पैनल का जिक्र जो किया गया प्रधानमंत्री, एलओपी और सीजीआई का, कि यह पैनल तय करेगा और अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगा, राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक लाइन सुप्रीम कोर्ट ने और लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पैनल तब तक काम करेगा जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देता है, तब तक। यानी संसद चाहे तो कानून बना के इस पैनल को बदल सकता है। बिना देर किए अगस्त के महीने में, अगस्त 2023, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को कहा था और अगस्त 2023 में बकायदा मानसून सत्र में सरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक अधिनियम लेकर आई, जो विधेयक के तौर पर बिल जो है पार्लियामेंट के भीतर लाया गया और 21 दिसंबर 2023 को इस पर मोहर दोनों सदनों में लग गई और केंद्र जो बिल लेकर आई उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी नियुक्ति, सेवा शर्त, अवधि, सब बात का जिक्र था और इसमें उस नए पैनल का जिक्र था जिसमें सीजीआई माइनस कर दिए गए थे। यानी प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और तीसरा शख्स भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, जो मौजूदा वक्त में अमित शाह रहते हैं, बतौर गृह मंत्री वो शामिल होते हैं। अब यहां पर सवाल था कि इसको लेकर आपत्ति की गई, लेकिन आज जो पीआईएल में अधिनियम का जिक्र किया गया है
जिस प्रावधान का जिक्र किया गया है उसका जिक्र पार्लियामेंट में रखे गए बिल को रखते वक्त उसमें यह मौजूद ही नहीं था, और जब बहस हुई इस बिल को लेकर तो उसके बाद इसे जोड़ दिया गया। यानी एक असंभव सी परिस्थिति फिर बनती है। यह इसलिए क्योंकि 2 जनवरी 2024 को कांग्रेस की नेता जय ठाकुर ने चीफ जस्टिस को जो नियुक्ति पैनल से बाहर हटा दिया गया था उसके लेकर उसके खिलाफ एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में ही दी कि सरकार से पूछा जाना चाहिए कि ऐसे में चुनाव आयोग स्वतंत्रता पूर्वक काम कैसे करेगा। और 12 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा, और नोटिस में यह पूछा कि दरअसल आप 21 मार्च तक जवाब दीजिए कि आपने सीजीआई को जो अलग कर दिया है और प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मिनिस्टर की मौजूदगी में जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी यह कहां तक सही है। इसी बीच 9 मार्च 2024 को उस समय जो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह वक्त इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च के महीने में ही इस देश के लोकसभा चुनाव का ऐलान होना था, और 9 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल इस्तीफा देते हैं। अब लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले सिर्फ 5 दिनों के बाद 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू इस देश के 2 नए चुनाव आयुक्त बनते हैं। उस समय अगर याद कीजिएगा तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और 20 मार्च को 6 दिन के बाद सरकार जवाब देती है सुप्रीम कोर्ट को कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस या कोई जज जरूरी नहीं है, और इलेक्शन कमीशन तभी स्वतंत्र होगा जब पैनल में सीजीआई होंगे, तो यह भी जरूरी नहीं है। वो अपने तौर पर काम करता और यह एक ब्यूरोक्रेटिक काम है, इसमें आप सीजीआई की मौजूदगी पैनल में रखने की जरूरत सरकार भी नहीं समझती, और बाकी तमाम जगहों पर जो नियुक्तियां होती है वो ऐसे ही नियुक्तियां होती है। और यह बात एक लिहाज से आप कह सकते हैं आई गई हो गई। सरकार ने जवाब दे दिया, कांग्रेस के नेता ने सवाल किया था, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया, बात आई गई हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब जो पीआईएल, जो लोक प्रहरी की तरफ से एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में गई, उसने उस प्रावधान का जिक्र किया और कहा कि जब बिल रखा जा रहा था तब उसमें यह डॉक्यूमेंटेड नहीं था, बल्कि इसको बाद में बहस के बाद इसको शामिल किया गया या बहस के दौर में शामिल किया गया। यानी शुरू में जो बिल सांसद पढ़ते हैं उसमें इस बात का जिक्र नहीं था, जिसके बाद पार्लियामेंट के दोनों सदनों में मोहर लग गई, हां इस बिल को पास किया जा रहा है। यह प्रावधान में क्या लिखा हुआ था यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रावधान में जिक्र था कि अगर चुनाव कराते समय या उससे जुड़ी किसी फैसले पर कोई गलती या विवाद होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों पर निजी तौर पर केस नहीं किया जा सकेगा। यह सुरक्षा उनके पूरे जीवन काल तक रहेगी, भले ही वो पद पर ना हो। इस प्रावधान पर तुरंत रोक लगाई जाए, यह कहते हुए इस पीआईएल को दाखिल किया गया और कहा गया यह कैसे संभव है कि कोई नौकरशाह या कोई संस्थान कोई गलती कर देता है और चुनाव आयोग जैसा संस्थान जिसके फैसले पर विवाद हो जाता है, जो आज की तारीख में कमोवेश हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ विवाद है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, सभी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा चुकी है। उस प्रक्रिया को भी समझें अगर, तो फिर इसके भीतर आज जब यह पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने आया तो एडवोकेट एसएन शुक्ला जो लोक प्रहरी की तरफ से, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि देखिए आर्टिकल 16 को इसलिए चुनौती दी गई है क्योंकि यह प्रावधान जो हम जिक्र कर रहे हैं यह मूल विधेयक में नहीं था और अनुच्छेद 324/2 के तहत अंतिम बहस के दौरान इसको लाया गया था। यानी पार्लियामेंट के भीतर बहस के दौरान इस बात का किसी ने जिक्र किया ही नहीं। यह कैसे संभव है, क्योंकि इसका जिक्र सरकार ने ही किया ही नहीं था।
तो क्या उस पूरी बहस के वक्त 2023 में यह बहस हो रही है, यह जहन में रखिएगा, और 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, यह भी जहन में रखिएगा, और उसके बाद जितने चुनाव हुए उसमें किस तरीके से चुनाव आयोग की नई भूमिका राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार के जरिए उभर कर सामने आई है, यह भी जहन में रखिए। और उसके बाद देखिए, आज जब बात है तो 2-3 वाक्य में ही पूरा मामला सिमट जाता है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम नोटिस जारी करते हैं। एडवोकेट शुक्ला कहते हैं, देखिए कृपया विवादित प्रावधान को प्रभाव पर रोक तो लगा दीजिए। तो चीफ जस्टिस कहते हैं, इस तरह की जनहित याचिका में हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नोटिस जारी कर रहे हैं ना। तब बाद में कमेंट होता है कि यह कैसे संभव है कि किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई को पूर्ण रूप से किसी को छूट दे दी जाए, लेकिन फिर कहा जाता है हम नोटिस जारी कर रहे हैं ना। यानी सरकार का इस पे क्या रुख है और चुनाव आयोग का इस पे क्या रुख है, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। तो क्या वाकई सरकार को इस बात का एहसास हो चला था कि अगर चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा नहीं होगा तो वो चुनाव हार जाएगी, या फिर चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका होनी चाहिए, जो इस दौर में तमाम विपक्षी राजनीतिक दल बार बार जिक्र कर रहे हैं। और अगर इस पूरी कड़ी में देखिएगा तो विपक्ष के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लीजिए, सभी ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस ने तो लगभग 12 बार, 1 दर्जन बार दरवाजा यह कहकर खटखटाया कि ये गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन कोई जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। बिहार चुनाव के वक्त आरजेडी ने दरवाजा खटखटाया। झारखंड चुनाव के वक्त जेएमएम इलेक्शन कमीशन से कह रहा था देखिए गड़बड़ी हो रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दरवाजा खटखटाया। तमिलनाडु से स्टालिन ने दरवाजा खटखटाया। केरल से विजयन ने दरवाजा खटखटाया। महाराष्ट्र से एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उनकी तरफ से दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन कोई, और होते होते सबसे आखिर में पिछले ही महीने के शुरुआत, दिसंबर के महीने में ही टीएमसी के नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे, अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे। वो बाहर निकलकर क्या कह रहे थे यह भी तो सुन लीजिए। यही चीज अगर कांग्रेस पकड़ लेती तो आज हारती, आज बीजेपी हारती, यही चीज पकड़ नहीं पाया। भाई एसआईआर पहले भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सस्पिशियस लिस्ट बोल के कभी नहीं था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के कोई लिस्ट नहीं था। 2002-03 में जब एसआईआर हुआ था, देयर वाज नथिंग कॉल्ड सस्पिशियस लिस्ट, एंड आई हैव टोल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यू आर ट्राइंग टू वेपनाइज द इलेक्टोरल रोल, यू आर ट्राइंग टू वेपनाइज द इलेक्टोरल रोल बेस्ड ऑन दिस सस्पिशियस लिस्ट। कहां से आया ये सस्पिशियस लिस्ट, कौन बनाया? कमोवेश हर विपक्षी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर, चुनाव कराने के तौर तरीकों को लेकर, और हाल के दिनों में एसआईआर के जरिए जो वोटर लिस्ट तैयार हो रही है उस पर आपत्ति खुले तौर पर व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव कहते हैं हमारे वोट कट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने सांसद विधायकों को कहते हैं अपने क्षेत्र में कम से कम फॉर्म तो जमा करवाइए और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 200 वोट तो जुड़ने ही चाहिए, ऐसी व्यवस्था तो कीजिए। बिहार के भीतर क्या हो रहा था, बंगाल के भीतर मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है, बकायदा पत्र बड़े बड़े लिखे गए, ममता बनर्जी ने पत्र लिखे जो इलेक्शन कमीशन में आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई पहल नहीं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने एक ऐसे रेड कारपेट बिछाकर एक ऐसी हरी झंडी दिखला दी है जिसमें इलेक्शन कमीशन कोई भी पहल किसी भी रूप में करता चला जाए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। यानी एक ऐसी मुक्ति जिसमें आजीवन और अभूतपूर्व नागरिक के तौर पर जिसमें आपराधिक कार्रवाई से आपको छूट मिल जाती है। क्या यह संभव है किसी देश के भीतर? भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के भीतर यह कैसे संभव है कि किसी संस्थान विशेष को और उसके अधिकारियों को जो संभाले हुए हैं उस संस्थान को, उनकी मुक्ति रहेगी और सरकार केंद्र में बदल भी जाए तो भी बदली हुई सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती और उसके लिए उसे वापस संसद जाना होगा या सुप्रीम कोर्ट से नई व्याख्या करवानी होगी।
एक अजीबोगरीब परिस्थिति में इस देश के भीतर चुनाव आयोग को यह ताकत मिली है। अब यहां पर असल 3 बड़े सवाल उभरकर सामने आते हैं। पहला सवाल, ईवीएम का जब सवाल था उस वक्त राजीव कुमार इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। जब एसआईआर का विवाद इस देश में चल रहा है तब ज्ञानेश कुमार हैं। राजीव कुमार के खिलाफ भी तमाम आवाजें उठती रही, लेकिन कभी कोई कानूनी कार्रवाई, गलत परिस्थिति, इन सब का जिक्र उन्होंने अपने तरीके से अपने दौर में संभाल लिया। लेकिन जाते जाते एक इंडिकेशन तो दे ही दिया कि इस देश की सत्ता और सरकार को समझना होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन पर कोई उंगली उठाएगा और उस पर पहल कोई कार्रवाई हो जाएगी तो फिर वो कैसे कोई काम कर सकता है सरकार के अनुकूल। तो सरकार ने उससे मुक्ति दिला दी लोकसभा इलेक्शन से ऐन पहले इस बिल के जरिए, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव, जो आज भी विपक्ष कहने से चूकता नहीं है कि इनको 240 सीटें भी जो मिली है वो मैनेज की गई है और इन सब में बड़ी भूमिका इलेक्शन कमीशन की है। पहला सवाल 2024 के चुनाव पर अटकता है। दूसरा सवाल इस देश के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर, वो हरियाणा हो, वो महाराष्ट्र हो, वो दिल्ली हो, वो बिहार हो, तमाम जगहों पर पॉलिटिकल पार्टीज ने आवाज उठाई, लेकिन कोई जवाब उनको नहीं मिला। यहां तक कि सबूतों के साथ अखिलेश यादव ने बकायदा इलेक्शन कमीशन के सामने फैक्ट्स रखे कि देखिए ये हुआ है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने खामोशी बरती क्योंकि उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। तो लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव हो गया। अब तीसरा बड़ा सवाल, जो शायद इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक सवाल है, यह सवाल है कि अगर इस देश में डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शन है और इलेक्शन का मतलब इस देश में जनता की इच्छा है, यानी जनता अपनी इच्छा के साथ अपने वोट को डालती है और सत्ता परिवर्तन करती है या सत्ता में किसी को बरकरार रखती है, तो अगर जनता की इच्छा ही मायने नहीं रख रही और इलेक्शन कमीशन के जरिए ऐसी भूमिका रची गई जिसमें राज्य दर राज्य होने वाले चुनाव में जीत अगर विपक्षी पार्टियों को मिलेगी नहीं या सत्ताधारी बीजेपी को मिलेगी, तो फिर इस देश के भीतर जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा राजनीतिक तौर पर भोथरा साबित होगा। यानी जनता के भीतर अगर बदलाव की आहट भी होगी तो भी बदलाव अगर नहीं हो रहा है तो जनता तो कभी संदेह के घेरे में चुनाव आयोग को खड़ा करेगी नहीं। और जनता उस लोकतंत्र की आदी है जिसमें मानकर चलते हैं कि इस देश के संस्थान लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। तो यह सवाल पहली बार वोट का भी महत्व है या नहीं है, यह सवाल एक झटके में हर चुनाव दर चुनाव उठते चला जाएगा और हर राजनीतिक दल के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह राजनीति कैसे करे। वो जनता के बीच जाए, जनता वोट दे, वोट मायने नहीं रख रहा है, पहले से जीत तय है और उसको एक सिलसिलेवार तरीके से सिस्टमाइज कर दिया गया है, यानी एक सिस्टम का हिस्सा उसको बदल दिया, तो फिर क्या करेगी। यानी इस देश की पॉलिटिक्स, इस देश के भीतर वोट देने की ताकत का, लोकतंत्र का एहसास और इस देश में सत्ता में बने रहने की चाहत के साथ इस देश के संस्थानों को इम्यूनिटी दे देने की परिस्थितियां, यह बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि जो संविधान में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है, वो चेक एंड बैलेंस अगर सिर्फ चेक करने की दिशा में किसी सरकार को खड़ा कर दे तो फिर बैलेंस शब्द गायब हो जाएगा और मौजूदा वक्त की स्थिति में अब यह गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। नोटिस तो दे दिया गया है, उस नोटिस का जवाब भी क्या आएगा यह भी हर किसी को पता है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस प्रावधान को हटाकर उस नौकरशाही और संस्थान में काम करने वाले लोगों के सामने यह सवाल खड़ा हो सकता है कि आज नहीं तो कल इस देश में सत्ता अगर परिवर्तित होती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, या फिर
चुनाव आयोग ने मान लिया, सत्ता ने मान लिया, हम ही रहेंगे और इसीलिए बार बार जिक्र होता है। कम से कम 50 साल तो राज करेंगे खुलकर। इस देश में मौजूदा गृह मंत्री और एक वक्त बीजेपी के अध्यक्ष जब ये कहते हैं, और बीजेपी की राजनीति साधने वाले कद्दावर नेता जो इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इस रूप में देखें, तो उनके भीतर की ताकत दरअसल इस संविधान के भीतर के उन प्रावधानों को ही खत्म करने की दिशा में क्या बढ़ चुकी है, यह सवाल संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट के सामने तो जरूर होगा। इंतजार करते हैं वो कहेंगे क्या, करेंगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।